इस एनीमे को देखते वक्त ना आपके चेहरे पर एक हंसी होगी, आपको इसका ह्यूमर देख के हंसने आएगा, लेकिन बीच में कुछ ऐसे ऐसे सीन आएंगे जिसे देखने के बाद आप बोलोगे इसके कहानी की अगर बात करें ना तो 15 साल पहले जापान जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है एक डिजास्टर के चलते, मतलब तहस नहस हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि एक फैसिलिटी है एंड उस फैसिलिटी के अंदर कुछ बच्चे हैं एंड इन बच्चों को कहा जाता है कि देखो बच्चों, तुम जहां पर रहते हो वो हेवन है और इसके बाहर की जो दुनिया है वो हेल यानी कि नरक है। और ये जो बच्चे होते हैं ना वो स्पेशल होते हैं, इनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटी, स्ट्रेंथ और अलग अलग टाइप की स्किल होती है। मतलब एक लड़की जो है वो फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकती है, एक लड़की मेंढक की तरह दीवार से चिपक सकती है, एक लड़का बंदर की तरह इधर से उधर उछल कूद कर सकता है, एक के पास स्केच बनाने का स्किल होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक एंड रोबोटिक जैसी चीजों को बिल्ड कर सकता है। मतलब हर एक के पास कुछ ना कुछ एक टैलेंट होता है एंड वो लोग जिस फैसिलिटी में रहते हैं ना वो काफी ज्यादा फ्यूचरिस्टिक दिखाया गया है। उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ये बच्चे स्कूल भी जाते हैं एंड उस स्कूल में रोबोट्स उन्हें पढ़ाने आते हैं, वहां पे डॉक्टर्स होते हैं, खाना पीना सब कुछ उन्हें मिल रहा होता है। मतलब उनकी चैन की जिंदगी चल रही होती है, कट रही होती है। लेकिन एक दिन एक कैरेक्टर जिसका नाम है टोक्यो, उसे एक मैसेज मिलता है कि क्या तुम इस फैसिलिटी के बाहर जाना चाहोगी। जिसके बाद उस लड़की के दिमाग में कई सारे सवाल एंड डाउट्स खड़े होने लगते हैं कि क्या इस फैसिलिटी के बाहर भी दुनिया एग्जिस्ट करती है, क्या इस फैसिलिटी के बाहर भी लोग हैं, क्या हमें जो बताया गया है कि इस फैसिलिटी के बाहर हेल है, क्या वाकई में हेल है। ऐसे कई सारे सवाल उसके दिमाग में खड़े होते हैं। और जैसे जैसे एपिसोड प्रोग्रेस होने लगते हैं ये जो फैसिलिटी है ना उसके अंदर कुछ अजीबोगरीब चीजें होने लगती हैं। वही दूसरी तरफ इस फैसिलिटी के बाहर हमें एक कैरेक्टर दिखाया गया है जिसका नाम है मारू एंड इस मारू की शक्ल जो है ना वो टोक्यो से काफी ज्यादा मिलती है और इस मारू का गोल होता है कि उसे हेवन पहुंचना है। और इस मारू के साथ एक और लड़की होती है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि इसे प्रोटेक्ट करना और इसे इसके डेस्टिनेशन यानी इसके गोल तक पहुंचाना। ऑफ कोर्स उसका भी अपना एक मोटिव और अपना गोल होता है जिसके कारण वो उसके साथ ट्रैवल कर रही होती है। वो इस तबाह हो चुके जापान में जहां पे इंसानों को खाने वाले दानव राक्षस यानी कि जो मॉन्स्टर है इन सब के बीच में से ट्रैवल करते हुए कैसे अपने गोल को पूरा करेंगे, कैसे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे, ये इस एनीमे की कहानी है। टोक्यो को मैसेज किसने भेजा और क्या टोक्यो एंड जो मारू का कैरेक्टर है क्या ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है एंड जो डिजास्टर हुआ है क्या वो एक्चुअल में वाकई में डिजास्टर हुआ है या फिर जो फैसिलिटी के अंदर लोग हैं वो रिस्पॉन्सिबल है इस डिजास्टर के लिए, क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया है और ना ही इसका रीजन बताया गया है कि किस वजह से जापान में इतना बड़ा डिजास्टर हुआ। ऐसे कई सारे सवाल आपके सामने खड़े होते हैं और इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हेवनली डिल्यूजन डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे। हेवनली डिल्यूजन एक पोस्ट एपोकैलिप्टिक डार्क साइफाई एडवेंचर मिस्ट्री टाइप का ड्रामा है एंड इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है ना वो आपको इतना कंफ्यूज करेंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि ये लड़का है, ये लड़की है, नहीं ये लड़का है, ये लड़की है, नहीं आपको समझ ही नहीं आएगा कि बेसिकली चल क्या रहा है। इसकी स्टोरी, इसका एनिमेशन बढ़िया है, इसका जो टाइटल सॉन्ग है वो ठीक ठाक है, जो एंड क्रेडिट सॉन्ग है वो मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। हाँ, म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर जो है वो बढ़िया है। इसके अंदर जो दिलचस्प मिस्ट्री है एंड जो ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखाए गए हैं ना वो आपको एंगेज रखेंगे। इसकी जो कहानी है, कहानी का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है, कैरेक्टर्स की जो बैक स्टोरी है ना वो आपको जगह जगह पे ना शॉक करेगी और आप कैरेक्टर्स में इतना इन्वेस्ट हो जाओगे ना कि आप उनके बारे में और जानना चाहोगे। इस एनिमे के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, जो हेवन एंड हेल है, बेसिकली जो फैसिलिटी के अंदर बच्चे हैं एंड वही दूसरी तरफ फैसिलिटी के बाहर जो दो कैरेक्टर है इनकी कहानी पैरेलली चल रही होती है जो बीच बीच में स्विच होती है, जिसके कारण आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग फील हो सकता है, कहानी को फॉलो करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। खास करके जो पहले 2 एपिसोड है ना वो आपको कंफ्यूजिंग लग सकते हैं। मैंने खुद पहले 2 एपिसोड 2 बार देखे हैं। इस एनिमे का पेसिंग इशू है, जो फैसिलिटी के अंदर के सीन है वो काफी ज्यादा स्लो फील होते हैं एंड
एंड वही दूसरी तरफ जो फैसिलिटी के बाहर जो दो कैरेक्टर है उनका जो एक्शन होता है मॉन्स्टर के साथ या फिर जो बाकी के कैरेक्टर है उनके साथ, वहां पे पेसिंग अच्छा खासा फास्ट है। एंड सीरीज जैसे जैसे प्रोग्रेस होने लगती है तो फैसिलिटी के अंदर के जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर अचानक से पता नहीं क्यों कामदेव जाग जाता है एंड ये लोग एक दूसरे के साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं। एंड वही दूसरी तरफ फैसिलिटी के बाहर जो मारू का कैरेक्टर है उसके साथ जो लड़की होती है वो उसके ऊपर लाइन मारने लगता है। मतलब पूरा एपिसोड वो उसे ओनी चान कहता है और एंड में ओनी चान के ही लेने के पीछे होता है। हालांकि मारू एंड उस लड़की की जो केमिस्ट्री है, इन दोनों का जो डायनेमिक्स है, दोनों के बीच में जो मस्ती मजाक होता है वो देखने में आपको मजा आता है। लेकिन जो मारू की एक गंदी हरकत है ना, उसकी वजह से आपको लगता है कि साला ये एक स्टेप दूर है गेम ऑफ थ्रोन्स से। इस एनिमे का जो टोन है ना वो डार्क है, डिप्रेसिंग है एंड क्योंकि इसके अंदर मॉन्स्टर है ना तो इसमें अच्छा खासा वॉयलेंस है, एक्शन है एंड गोर है। और अगर आपको ये सारी चीजें पसंद नहीं है तो मैं कहूंगा कि आप इस एनिमे को मत देखिए। आप अगर अंडर एज है तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इस एनिमे को मत देखिए, क्योंकि इसमें कई सारी एडल्ट वाली चीजें दिखाई गई है जो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसे मत देखिए अगर आप अंडर एज नहीं है। और अगर आपको डार्क एनिमे पसंद है जैसे कि डेविल मैन क्राई बेबी, पैरासाइट, स्ट्रेंजर थिंग्स जैसी चीजें अगर आपको पसंद है तो आपको इस एनिमे को जरूर देखना चाहिए। तो गाइस बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोसाइमास।